माइनर में ये माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण यानी कि वेलफेयर अधिनियम 2007। इसमें आपका फिर एक बार एक क्वेश्चन आपका गलत प्रवर्तन तिथि अलग से लिख लीजिए। देखिए ये कानून आपका माने वहीं आपका प्रवर्तन तिथि हम लिखवा दे रहे हैं। ये कानून आपका संसद ने बनाया था, लेकिन धारा 1 के खंड 3 में आइए। पहले सेक्शन 1 के क्लास 3 में ये है कि यह किसी राज्य में ऐसी तारीख को जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगी प्रवृत्त होगा, यानी कि प्रवर्तनी होगा, लागू होगा। यानी कि भले ही इस कानून को आपका 2007 में आपका संसद ने बनाया हो, लेकिन इस कानून को लागू करना राज्यों पर छोड़ दिया गया है। तो अब समस्या ये आई कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य ने इस कानून को उत्तर प्रदेश में लागू किया कि नहीं। तो बहुत लेट में लागू किया है, यानी कि 2012 में। और डेट देखिए कितना है। हाँ लिख लीजिए भाई, 25 सितंबर 2012 प्रारंभ की तिथि। वो डेट चेंज कर लीजिएगा, उस दिन गलत हो गया था, वो एमपी वाला लिखवा दिया गया था। देख ले रहा हूँ एक बार और भाई, मोबाइल में ही है। एक बार कंफर्म कर लिया जाए, नहीं तो 25/9/2012 लिख लीजिए। यानी कि 25/9/2012 को यह कानून उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। ये पूछ सकता है डेट, लेकिन बना था आपका 2007 में। देखिए आपका इसमें बताया क्या गया था, फिर आगे बढ़ाया जाए। बहुत अच्छा कानून ये भी है, यानी कि जितने आपके सोशल आपका मने एक्ट हैं, आपका सब आपका एग्जाम में यानी कि सब सिलेबस में रखे गए हैं। इनका आगे काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होगा। यानी कि जो भी सामाजिक कानून रखे गए हैं आपका पढ़ने के लिए, अच्छे अच्छे कानून रखे गए हैं सब। इस कानून के बारे में फिर एक दो दो चार मिनट आपका बैकडोर से बताया जाए, और तब आपका इस कानून को जहाँ तक पढ़ाया गया था उसके आगे बढ़ा जाए। देखिए इस कानून का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो माता पिता हैं या जो सीनियर सिटीजन है, तो सीनियर सिटीजन का मतलब ये हुआ कि जो 60 वर्ष या 60 वर्ष से क्या हो ऊपर, इन लोगों के इन लोगों का कल्याण किया जाए, इन लोगों के मेंटेनेंस की व्यवस्था की जाए, इन लोगों के लिए आश्रय गृह यानी कि निवास उपलब्ध किया जाए, और ये लोग अपने बच्चों से, जो बच्चे वयस्क हैं, अवयस्क नहीं, किससे वयस्क हैं, या अपने ऐसे नातेदारों से जो या तो उत्तराधिकार में इनकी संपत्ति पाए हैं, या या जिनके लिए इन्होंने वसीयत लिखी है, तो उन लोगों से ये माता पिता और सीनियर सिटीजन एक तो मेंटेनेंस पाने के हकदार होंगे, यानी कि भरण पोषण पाने के हकदार होंगे। और दूसरा आपका सरकार का भी ये कर्तव्य है कि ऐसे वृद्धा आश्रम खोले, और ऐसे माता पिता या पिता को उस वृद्धा आश्रम में जगह दी जाए। तो तमाम सोसाइटियां रजिस्टर्ड कराती हैं कि ये वृद्धा आश्रम है और लोग जाकर रहते हैं। इसका मैं उद्देश्य बताया था कि चूंकि पुराने मने आपका कुछ समय पहले तक परिवार संयुक्त रहता था और माता पिता की देख रेख के लिए कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वर्तमान समय में आप देखें तो हितों का टकराव जो आपका रास्को पाउंड ये कहता है
कि भाई का हित अलग होता है, पत्नी का हित अलग होता है, माता का हित अलग है और पिता का हित अलग है। अतः इन हितों में टकराव लाजमी है और कानून ऐसा बनाया जाए जो हितों के टकराव को रोके। तो सेम उसी प्रकार ये लाजमी है कि माता पिता, पुत्र और बहू, भाई इत्यादि में विवाद उत्पन्न होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि सभी भाई अलग अलग हो गए, तो माता पिता के भरण पोषण, भोजन, आपका आवास, वस्त्र, चिकित्सा की व्यवस्था कैसे होगी, या वे लोग रहेंगे कहाँ। तो इस उद्देश्य से कि बालकों को बाध्यकारी बनाया जाए, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री हो। और केस भी मैं बताया था कि अगर पुत्री सक्षम है और माता पिता अक्षम है अपना भरण पोषण करने में, तो एक लाइन याद रखिए, अर्बट का केस महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट का, कि विवाहिता पुत्री से भी माता पिता मेंटेनेंस मांग सकते हैं, लेकिन कब? जब विवाहिता पुत्री भरण पोषण देने में समर्थ हो और माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में क्या हो, असमर्थ। यही बात आपका सीआरपीसी में भी चलेगी और यही बात इस कानून में भी चलेगी। यानी कि जो बातें सीआरपीसी में लिखी गई हैं, ज़्यादातर बातें इसमें चलेंगी। तो फिर मैं बताया था कि जब सीआरपीसी में माता पिता के भरण पोषण का प्रावधान है, तो ये अलग कानून क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि जल्दी भरण पोषण पर फैसला हो, कम खर्चीला हो, समय ज़्यादा न लगे और प्रक्रिया शॉर्टकट में अपनाकर और भरण पोषण का आदेश दिया जाए और उसे जल्दी से जल्दी लागू कराया जाए, क्योंकि न्यायालय में कई साल लग जाते थे। अब सोचिए 5 साल तक मुकदमा चला, और तो क्या माता पिता 5 साल तक भूखे रहेंगे या आपका रोड पर निवास करेंगे? ये समस्या आई। तो इसके लिए हमने बताया था कि राज्य सरकार ट्रिब्यूनल गठित करती है, अभिकरण, और माता पिता अब कोर्ट में न जाकर उसी अभिकरण में आवेदन देंगे। वह अभिकरण आपका आदेश देगा मेंटेनेंस का। इसके बाद आपका उस अधिकरण के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट या उसके समकक्ष अधिकारी के यहाँ अपील की जा सकती है। अब रकम कितनी होगी मेंटेनेंस की, कितने दिन में अपील की जाएगी, आपका कितने दिन में फैसला आना चाहिए, फैसले को लागू कैसे कराया जाएगा, और कहाँ मुकदमा किया जाएगा, किस अधिकरण को अधिकारता होगी, मुकदमा किस माने आवेदन किस स्थान में दिया जाएगा, कौन आवेदन देगा, यही सब बातें पढ़नी है। और अंत में कल्याण के लिए राज्य सरकार योजना चलाएगी और वृद्धावस्था आश्रम खोला जाएगा और प्रत्येक जिले में एक कम से कम 150 बेड का, ये लिखा है, राज्य सरकार का ये कर्तव्य है कि कम से कम माने 150 बेड का एक वृद्धा आश्रम खोलिए, जहाँ के ऐसे माता पिता जिनके पास निवास स्थान माने निवास का नहीं है, वहाँ इनको प्रश्रय दिया जाए, रखा जाए। तो आपका हर एक जिले में वृद्धा आश्रम है, जहाँ के बूढ़े लोग या जिनका कोई नहीं है जाकर रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और तमाम आप लोग सोशल मीडिया पर किस्से कहानी भी सुनते रहते हैं, प्रवचन भी सुनते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि तमाम किस्से कहानी इस पर आपको मिल जाएंगे कि लड़का नहीं पूछा तो बहू नहीं पूछा तो दोनों में लड़ाई हो गई, तो बहू कहे कि या तो तुम्हारी माँ रहेगी या मैं रहूँगी घर में। तमाम समस्याएं सामाजिक हैं और तमाम आप कहानियाँ सुनते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इन्हीं के कारण यह कानून बना है कि माता पिता का भी बुढ़ापे में क्या हुआ कह किया जाए, मेंटेनेंस। तो इसमें हमने देखिए क्या क्या आपको पढ़ाया है, फिर एक बार मैंने भूमिका ही चली। आपका ये हमने पढ़ाया कि हिंदू लॉ में भी ऐसा प्रावधान है माता पिता आश्रितों का भरण पोषण, मुस्लिम विधि में भी है,
और आपका दोनों पर सीआरपीसी लागू होती है। केस मैं बताया था कि सेकुलर सेक्शन है सीआरपीसी के 125, आपका साहबानों का प्रकरण है। तो ये कानून क्यों बनाया गया अलग से, और ये हम बता चुके हैं कहानी आपका। इसके बाद आइए, इसके बाद हम अध्याय 1 हम बताए थे, धारा 1। धारा 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। धारा 2 हम बता चुके थे, पूरी तरह हो गया था धारा 2, यानी कि परिभाषाएं। यहाँ कुछ परिभाषाएं पूछी जा सकती है, देखिए कौन कौन। एक तो बालक में कौन शामिल है, यानी कि चिल्ड्रन में कौन शामिल है। इन्हीं बालकों से माता पिता और वरिष्ठ नागरिक क्या मांगेंगे, मेंटेनेंस। तो बेटा भी है, बेटी भी हैं, पौत्र और पौत्री। लेकिन कौन शामिल नहीं है, जो बेटा बेटी पौत्र पौत्री हो और जो क्या हो, माइनर। ये याद रखिए, माइनर किसे माना जाएगा, जो जो 18 वर्ष से क्या हो, कम का। ये 2C में हम मेंटेनेंस पूछ सकता है, रख रखाव। तो रख रखाव में क्या क्या शामिल है, तो 3 तो ऐसे ही लोग याद रखे रहते हैं। लेकिन अब चिकित्सकीय परिचर्या और उपचार भी इसमें क्या हो गया शामिल। अन्य जगह जब देखेंगे सीआरपीसी में, तो अब शिक्षा भी उसमें क्या कर ली गई है, शामिल। इसके बाद आपका माता पिता। तो एक माने ये कानून अच्छी बात करता है कि सौतेले माता पिता को भी मैं बता दूं, माता पिता की कैटेगरी में मानता है। और वह भी अपने सौतेले पुत्र और पुत्रियों से या पत्र पौत्र और पौत्री से मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एक माने ये अच्छी बात है, सीआरपीसी में सौतेले माता पिता शामिल नहीं है। इसके बाद आपका संपत्ति, फिर नातेदार, वरिष्ठ नागरिक पूछ सकता है। आपका सीनियर सिटीजन 2H में परिभाषित है, जिसकी एज 60 साल या उसके ऊपर की हो। इसके बाद कल्याण में क्या क्या आएगा, तो भोजन आएगा, देख रेख, मनोरंजन इत्यादि सुविधाएं आएंगी। इस प्रकार सेक्शन 2 समाप्त हो गया। अब आइए सेक्शन 3 देखा जाए। अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव, ओवर राइडिंग इफेक्ट। पहले ओवर राइडिंग इफेक्ट समझिए होता क्या है। देखिए, ओवर राइडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे एक बिहारी सब पे भारी यानी कि इसका मतलब समझिए, यानी कि अगर 100 कानून अलग अलग बने हैं, और तो ऐसी दशा में चाहे किसी भी कानून में कुछ भी लिखा क्यों न गया हो, ये कानून सब पर प्रिवेल करेगा, सब पर आपका अभिभावी होगा, यानी कि सभी को अपने नीचे दबा देगा। इसका मतलब हिंदू लॉ में चाहे कुछ लिखा गया हो, मुस्लिम लॉ में लिखा गया हो, सीआरपीसी में लिखा गया हो, उससे मतलब नहीं है। ये कानून सब पर क्या होगा, लागू। भले किसी कानून में कोई इसके विपरीत बात क्यों ना। इसी को ओवरराइडिंग इफेक्ट कहा जाता है। जैसे लिखा जाता है कि किसी भी कानून में किसी बात के होते हुए इस कानून के प्रावधान क्या होंगे, लागू। यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है, बस समझाना है एक लाइन। अब अध्याय 2 आ जाइए, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का मेंटेनेंस, यानी कि भरण पोषण। तो आपका दो क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण किस सेक्शन में है, तो 4 में। और भरण पोषण के लिए आवेदन किस सेक्शन में दिया जाता है, 5 में। फिर एक बार आइए, भरण पोषण किस में है, 4 में। और एप्लीकेशन ये लोग देंगे किस में, 5 में। तो देखिए आपका अध्याय 2 हम चल रहे हैं। आपका अध्याय वाइज भी कभी काल पूछा जाता है। अध्याय 2 काफ़ी महत्वपूर्ण है और सीआरपीसी और इत्यादि कानूनों से लगातार जोड़ते रहना है आपको। भाई इसके लिए आपको सीआरपीसी भी तैयार रहनी चाहिए। देखिए अध्याय 2 आपका धारा 4 से लेकर और 18 तक है। यही बहुत महत्वपूर्ण है। 4 से लेकर 18 तक अच्छे से पढ़िए, उसके बाद भले थोड़ा शॉर्टकट में पढ़िएगा।
देखिए आपका धारा 4 देखा जाए, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण। कोई वरिष्ठ नागरिक जिसके अंतर्गत माता पिता भी हैं, जो स्वयं के अर्जन से या उसके स्वामित्वाधीन संपत्ति में से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं आपका, तो वह किससे मांग सकता है? यानी कि अब भरण पोषण, तो आप फिर एक बार देखिए कोई सीनियर सिटीजन हो, यानी कि 60 साल या 60 साल से ऊपर का व्यक्ति, या कोई माता पिता हो, अगर ऐसे लोग स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो, यानी कि जो सीआरपीसी में 125 में बात बताई गई है, यहाँ भी सेम बात लिखी गई है, ये लाइन कि जिससे मांगा जाए वह मेंटेनेंस देने में समर्थ होना चाहिए, और जो मांग रहा है वह अपना स्वयं भरण पोषण करने में क्या हो, असमर्थ। ये बात सीआरपीसी की धारा 125 में भी लिखी गई है, और यही बात इस कानून की धारा में 4 में सेम बातें हैं। यानी कि सीनियर सिटीजन या माता पिता अगर स्वयं अपना भरण पोषण करने या उनके ओनरशिप में जो संपत्ति हैं उससे अपना मेंटेनेंस करने में असमर्थ हैं, तो वह भरण पोषण की मांग कर सकते हैं आवेदन देकर धारा 5 के तहत। तो किसके विरुद्ध आवेदन देंगे? अब ये समस्या आई। आवेदन तो सेक्शन 5 के तहत देंगे, लेकिन धारा 4 में ये बता दिया गया है कि वह किसके खिलाफ आवेदन देंगे। तो किसके खिलाफ देंगे? बच्चों के खिलाफ और नातेदारों के खिलाफ। लेकिन किस नातेदार के खिलाफ? जो ऐसे वरिष्ठ नागरिक या माता पिता की संपत्ति पाया है या आपका पाने की क्या है संभावना मरने के बाद, या माता पिता या वरिष्ठ नागरिक ने उसके प्रति क्या लिखा है, वसीयत, और ये लोग मर जाएंगे तो वसीयती संपदा क्या होगा, प्राप्त कर लेगा। तो आपका इंग्लिश वाले सर भी यही बताते हैं कि आपका जब तक रजिस्ट्री न हुई थी तब तक आपका बुढ़िया को, कहानी बताते हैं कि बुढ़िया को खूब घी और दाल में घी आपका खूब खिलाया पिलाया जाता था, और जैसे ही रजिस्ट्री हो गई दूसरे दिन से बुढ़िया को कोई पूछ नहीं रहा था। एक कहानी इंग्लिश वाले सर बताते हैं बार बार, ये आया भी है आपका ट्रांसलेट करने के लिए। तो वही कहानी यहाँ भी चलेगी। तो आखिर अब समस्या आई कि किससे मांगेंगे, आवेदन देंगे। तो अगला शब्द देखिए, माता पिता या दाता दादी की दशा में, हाँ दादा दादी वहीं की दशा में उसके एक या अधिक बालकों के विरुद्ध जो अवयस्क नहीं है। यानी कि माता पिता भी मांग सकते हैं, दादा दादी भी मांग सकते हैं, लेकिन किससे? आपका बालकों से। तो बालक में कौन शामिल है? 2A में ही बताया गया। पुत्र शामिल है कि नहीं? पुत्री शामिल है कि नहीं? पौत्र, अप्रपौत्र, माने वही आपका पौत्री, वो भी शामिल हैं। तो लेकिन एक लाइन और मैं बताया था कि ये लोग वयस्क होने चाहिए कि अवयस्क? वयस्क। यानी कि ऐसे पुत्र पुत्री या पौत्र पौत्री जो वयस्क हो, इन व्यक्तियों से माता पिता तथा आपका दादा दादी मेंटेनेंस के लिए आवेदन देने के हकदार होंगे। तो आवेदन दिया जाएगा धारा 5 में, लेकिन हकदार किसके खिलाफ होंगे? कौन सी धारा बताती है? 4। अब देखिए, किसी निसंतान वरिष्ठ नागरिक की दशा में, यानी कि आपका किसी निसंतान, यानी कि जिनका न तो कोई पुत्र है न कोई पुत्री है, तो ऐसी नागरिक की दशा में आखिर वह किसके विरुद्ध आवेदन देगा? तो नातेदार के विरुद्ध देगा, जो धारा 2 के खंड जी माने आपका जी में परिभाषित है। तो अब नातेदार में कौन शामिल हैं? अभी मैं बताया, जो इस ऐसे निसंतान व्यक्ति की संपत्ति पाया है या मरने के बाद पाएगा,
या निसंतान व्यक्ति ने जिसके नाम वसीयत लिखी है वही नातेदार माना जाएगा। और ऐसे लोगों के खिलाफ भी आवेदन मेंटेनेंस का दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। अगला ये खंड 2, किसी वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण आपका ऐसा किया जाएगा कि वह एक आम कह सकते हैं या साधारण जीवन जी सके कि नहीं जी सके, और माता पिता का भी भरण पोषण ऐसा किया जाएगा, मैंने ऐसी स्थिति में रखा जाएगा कि वह एक आम नागरिक की तरह जीवन जी सके कि न जी सके जी सके। चौथा महत्वपूर्ण है आपका देखिए, कोई व्यक्ति जो किसी वरिष्ठ नागरिक का नातेदार है और उसके पास पर्याप्त साधन है, ऐसे वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण करेगा, परंतु यह तब जबकि ऐसे वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति या तो उसके कब्जे में है या वसीयत में भविष्य में क्या करेगा प्राप्त करेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है, उसका कोई नातेदार है, तो नातेदार सामान्यतः मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य हैं, लेकिन कब? दो कंडीशन, या तो ऐसे सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी ऐसे नातेदार के पजेशन या कब्जे में हो, या ऐसा नातेदार उस सीनियर सिटीजन की कौन सी संपदा पाने वाला हो, वसीयती, यानी कि सीनियर सिटीजन ने विल लिख दिया है और वह किसको मिलेगा? नातेदार यानी कि रिश्तेदार को। तो जो रिश्तेदार के नाम वसीयत लिखी गई है वह उनका भरण पोषण करे कि न करे? करे। सभी नातेदार नहीं, जो संपत्ति क्या लिख रखा है कब्जे में है, माने ऐसे वरिष्ठ, माने ऐसे आपका आपका वरिष्ठ नागरिक की, या जो वसीयती संपदा प्राप्त इनके मरने के बाद करेगा, यानी कि जिनके नाम इन्होंने क्या लिखी है? वसीयत। अगला देखिए आपका, परंतु एक से अधिक नातेदार हैं, तो मान लीजिए कि 5 नातेदार थे और माने आपका वरिष्ठ नागरिक ने वसीयत लिखा और कहा कि मेरे मरने के बाद ये पांचों नातेदार 1/5 हिस्सा के हकदार होंगे। तो आप लोग बताइए, तो किसके खिलाफ आवेदन दिया जाएगा? कौन मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य होगा? पांचों की एक? पांचों। तो पांचों कितना कितना पैसा देंगे मेंटेनेंस का? इसका आपका बंटवारा होगा। और आपका इसका कैसे बंटवारा होगा? तो ऐसे व्यक्ति के जितने ही संपत्ति में जितना हिस्सा ये लोग पाएंगे, उतना उतना मेंटेनेंस में भी ये लोग क्या करेंगे? हिस्सा देंगे। तो मान लीजिए ट्रिब्यूनल ने 10,000 रुपये, 10,000 ही अधिकतम दिलवा सकता है, रकम निश्चित है, अभी आगे बताएंगे। 10,000 रुपये मेंटेनेंस देने का आदेश दिया अभिकरण ने और 5 बच्चों के नाम वसीयत लिखी गई है। तो अब अब आपका बंटवारा होगा, वह आनुपातिक वितरण होगा और प्रत्येक व्यक्ति 2-2 हजार, अगर संपत्ति बराबर बराबर पाया है तो 2-2 हजार के लिए क्या होगा? जिम्मेदार। क्योंकि टोटल रकम कितनी दी गई है? 10,000। 1/5 1/5 पाए हैं तो सब पर बराबरी चलेगी। अब यही आपका सिद्धांत भी पूछ सकता है कि आनुपातिक वितरण का सिद्धांत किस धारा में है, वही बेरक पर लिख लीजिए। आपका परंतु जो है धारा 4 का लास्ट लाइन, वही बेरक पर लिख लेना चाहिए। आनुपातिक वितरण का सिद्धांत या विभाजन का सिद्धांत, आनुपातिक वितरण या विभाजन का सिद्धांत पूछ सकता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका झारखंड में सीपीसी में मेंस में आया था। अभी आपका कोरिलेट हम करा रहे हैं कि पीए में अभी आपका समय द्वारा प्रभाजन और संपदा द्वारा प्रभाजन, तो समय द्वारा प्रभाजन पूछा गया था किस धारा में? 36 में। और संपदा द्वारा 37 में।
और आपका सीपीसी की धारा 73, उसको जोड़िए। तीनों तीनों क्वेश्चन बन चुके हैं। उसको अनुपातिक वितरण का सिद्धांत जोड़िए भाई। सीपीसी की धारा 73 अच्छे से तैयार करके जाइएगा, प्री में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं कि आनुपातिक वितरण का सिद्धांत सीपीसी की किस धारा में समाहित है। ये सेक्शन पूछा गया यूपी में, और झारखंड में तो मेंस में आ गया कि आनुपातिक वितरण के सिद्धांत को समझाइए। तो 70 क्या मारेंगे, सीपीसी की धारा 3। टीपीए में लिखिए, अगर समय द्वारा प्रभाजन पूछे, जो उत्तराखंड में पूछा गया था, अलग से लिख लीजिए, उतना लिखवाते समय इतना संभव नहीं है लिखवाना कोरिलेट करके। अगर समय द्वारा प्रभाजन पूछे तो आप मार्क कराइएगा 36 टीपीए, और संपदा द्वारा पूछ ले विभाजन या प्रभाजन तो आप 37। यहाँ से प्री में एक लाइन का क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। पिछली बार उत्तराखंड ने आपका बनाया भी था क्वेश्चन। तो अगला देखिए, धारा 5 देखा जाए, भरण पोषण के लिए एप्लीकेशन। तो थोड़ा सीआरपीसी देखिए आपका पहले, क्योंकि हमेशा सीआरपीसी के ही समान है, बस अधिकरण हो जाएगा, वहाँ वकील जाएंगे, वहाँ वकील नहीं आएंगे। अपील वहाँ वहाँ रिवीजन होगा, यहाँ अपील होगी। इसलिए सीआरपीसी की मैं बता दूं, धारा 125 याद रखना है मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन। 126 याद रखना है किस स्थान के मजिस्ट्रेट के यहाँ आप एप्लीकेशन देंगे। 127 भत्ते में परिवर्तन, और 128 सीआरपीसी की जो मेंटेनेंस का आर्डर दिया गया है उसको कैसे इन्फोर्स कराया जाएगा, कैसे लागू कराया जाएगा। ये चार धाराएं इधर आधा कानून में कहीं न कहीं ऐड होती रहेंगी। तो जैसे कि आपका धारा 5, भरण पोषण के लिए आवेदन। अब आप लोग बताइए, पहले 125 मेंटेनेंस के लिए, धारा 125 सीआरपीसी के तहत कौन कौन एप्लीकेशन दे सकते हैं और किसके विरुद्ध। फिर एक बार देखिए, माता पिता बच्चों के विरुद्ध दे सकते हैं एप्लीकेशन कि बच्चों से मेंटेनेंस क्या किया जाए, दिलवा जाए। विवाहिता पुत्री के माने विवाहिता पुत्री से मांग सकते हैं कि नहीं, माता पिता मांग सकते हैं। कौन सा केस आया, अर्बट। पत्नी मांग सकती है किससे, पति से, और बच्चे किससे मांगेंगे, माता पिता से। एकदम याद रखे, बच्चे किससे, हाँ, एप्लीकेशन किसको देना होगा, तो बच्चे दें। आपका बच्चे, चूंकि आपका बच्चे दें, या माता पिता दें, या पत्नी दें। अब दूसरा नियम ये आया कि एप्लीकेशन जो दिया जाएगा वह किस मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया जाएगा, तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। जो भरण पोषण मांग रहा है वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो, और जिससे मांगा जा रहा है सीआरपीसी की धारा 125 में, वह देने के लिए क्या हो, समर्थ। यही बात हमने धारा 4 में भी बताई कि माता पिता या वरिष्ठ नागरिक जो मेंटेनेंस मांग रहे हैं वह अपना भरण पोषण करने में क्या हो, अक्षम, और आपका, और जिससे मांगा जा रहा है वह क्या हो, देने में सक्षम। सीआरपीसी में तो तमाम केस आया। आपका ही बनारस का ही केस में आया था कि एक व्यक्ति का विवाह हुआ, वह अभी कोई काम नहीं कर रहा था, पढ़ाई लिखाई कर रहा था। पत्नी ने मेंटेनेंस की मांग की, मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। हाई कोर्ट में वो कह रहा था कि मैं सक्षम हुई ही नहीं, क्योंकि मैं तो कुछ कमाता नहीं हूँ। तो हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ सक्षम का मतलब ये नहीं कि कमाते हो, स्वस्थ शरीर के तो हो, कमा तो सकते हो। तो क्या कोदो बो रहे थे, या घास छिल रहे थे, या इतना दिनों तक गधा चरा रहे थे। आखिर कुछ तो करो, मजदूरी करो, लेकिन अगर सक्षम हो यानी कि स्वस्थ हो तो तुम्हें समर्थ माना जाएगा कि नहीं। ये नहीं कि पैसा कमा रहे हो तभी। ये हाई कोर्ट का डिसीजन है। तो अब आपका देखिए, अब धारा 5,
धारा 5 में देखिए क्या पूछ सकता है, थोड़ा अच्छे से याद रखिए। पूछ ये सकता है सेक्शन 5 से कि कौन मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। तो सतर्क रहिए। एक तो माता पिता दे सकते हैं या वरिष्ठ नागरिक दे सकते हैं। माता पिता, अगर माता पिता अशक्त हैं यानी कि ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं, तो माता पिता द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति दे सकता है, या कोई संगठन भी दे सकता है, या अभिकरण आपका सुमोटो से भी ऐसे ऐसा संज्ञान ले सकता है। यानी कि एप्लीकेशन आपका धारा 4 के तहत मेंटेनेंस देने कौन देगा, ये धारा 5 में बताया गया है। तो माता पिता स्वयं दे दे, वरिष्ठ नागरिक स्वयं दे दे, अशक्त है तो कौन दे दे, आपका इनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी माने व्यक्ति। क्या कोई सामाजिक संगठन दे सकता है कि नहीं दे सकता है। और क्या ये जो ट्रिब्यूनल हम बनवाएंगे जहां आपका आवेदन दिया जाएगा, क्या ये ट्रिब्यूनल सुमोटो से यानी कि स्वप्रेरणा से अपने ज्ञान के आधार पर मामले में आदेश पारित कर सकता है कि नहीं कर सकता है। कोई गया नहीं एप्लीकेशन देने, अधिकरण को जानकारी हो गई कि ये बच्चे माता पिता का मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं वरिष्ठ नागरिक का, तो वह अपने ज्ञान के आधार पर भी कार्यवाही कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। अगला देखिए, अब बेरर की भाषा बता ही दिया गया। धारा 4 के अधीन मेंटेनेंस के लिए कोई आवेदन यथास्थिति जैसी भी स्थिति हो किसी वरिष्ठ नागरिक या माता पिता द्वारा किया जा सकेगा, पहला नियम। दूसरा, यदि माता पिता या वरिष्ठ नागरिक आपका अशक्त हैं तो कौन करेगा बताया, उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति या किसी संगठन द्वारा किया जा सकेगा। सी महत्वपूर्ण है। क्या जो ट्रिब्यूनल होगा वह सुमोटो से ऐसे मामले का काग्निजेंस या संज्ञान ले सकता है कि नहीं ले सकता है। आपका खंड 2 देखिए। आपका खंड 2 ये है कि क्या अंतरिम भरण पोषण आपकी मांग की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है, और क्या ये ट्रिब्यूनल अंतरिम भरण पोषण के का आदेश दे सकता है कि नहीं दे सकता है। इसके बाद खंड 3 है कि जब एप्लीकेशन पड़ गया तो आडि अल्ट्रम पर्टम का पालन किया जाएगा, यानी कि दोनों पक्षकारों को सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा। माता पिता या वरिष्ठ नागरिक की बात सुन ली गई, और उनके पुत्र पुत्री पौत्र पौत्री या नातेदार के विरुद्ध मांगे हैं तो किसकी बात सुन ली गई, नातेदार की। दोनों की बातें सुन ली गई, जांच की गई। तो खंड 4 महत्वपूर्ण है। 4 इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो मेंटेनेंस का आवेदन दिया गया है, तो ऐसी दशा में सामान्यतः उस पर कितने दिनों के अंदर अभिकरण द्वारा आदेश पारित कर दिया जाना चाहिए, 90 दिन। अब ये 90 दिन कब से जोड़ा जाएगा, आवेदन की तारीख से जोड़ा जाएगा कि आपका दूसरे पक्षकार को आवेदन की सूचना की तामील से यानी कि समन की तामील से। ये सतर्क रहे, आवेदन की तिथि से जोड़ा जाएगा कि समन की तामील से। तो कल ही तो बताया गया, समन जिस तारीख को प्रतिवादी पर सीपीसीआई है, जिस तारीख को प्रतिवादी पर समन की तामील होती है उस तारीख से प्रतिवादी सीपीसी में 30 दिन के अंदर प्रतिवाद पत्र क्या करे दायर। यहाँ भी वही मामला चलेगा कि जिस तारीख को सूचना की तामील विपक्षी पर यानी कि पुत्र पुत्री इत्यादि पर हुई है, उसके कितने दिनों के अंदर मामले में आदेश पारित किया जाएगा, पूरा प्रयास किया जाएगा, 90 दिन। या यानी कि 90 दिन में ट्रिब्यूनल क्या कर ले, मामला निपटा ले कि न निपटा ले, निपटा ले। हाँ, अगर परिस्थितियां आ गई ऐसे कि समय बढ़ाना है तो ये भी पूछ सकता है कितने दिन तक और समय ट्रिब्यूनल बढ़ा सकता है, 30 दिन।
यानी कि सामान्यतः 90 दिन में आप आदेश दे दीजिए मेंटेनेंस का कि दिलवाएंगे कि नहीं। 90 दिन में नहीं दे पाते तो और कितना आप बढ़ा सकते हैं कारण दिखा के? 30 दिन। भाई 90 दिन और 30 दिन थोड़ा 120 दिन, हर हाल में पूछे तो कितना? 120। सामान्यतः 90 दिन, 90 दिन के बाद कितना कारण दिखा के बढ़ाया जा सकता है? 30 दिन। सीपीसी में थोड़ा फिर एक बार आदेश 5 नियम 1 गौर करिए, कल ही मैं बताया था। जिस तारीख को समन की तामील हुई थी, सामान्यतः कितने दिनों के अंदर विपक्षी या प्रतिवादी प्रतिवाद पत्र दायर कर दे? 30 दिन। 30 दिन के अंदर दायर नहीं करता तो कारण दिखाना पड़ेगा 90 दिन, नहीं 60 नहीं, 90 दिन। 90 दिन कब से जोड़ा जाएगा? समन की तामील से। और अगर सरकार है तो याद रखिए आदेश 27 कितना माह और दिया जाएगा? 2 माह। और कॉमर्शियल कोर्ट है तो टोटल 120 दिन। अगला देखिए आपका हाँ देखिए, अगर बालक या नातेदार के विरुद्ध मुकदमा किया गया है, मैंने आवेदन दिया गया है, तो ये मान लीजिए 3 भाई हैं, माता पिता ने एक भाई के खिलाफ आवेदन दिया, तो वह भाई ये मांग कर सकता है कि 2 भाई और हैं, इनको भी पक्षकार बनाया जाए, ये भी तो जिम्मेदार हैं, तो जुड़वा सकता है कि नहीं? प्रतिवादी के रूप में, माने विपक्षी के रूप में जुड़वा सकता है कि ये भी हैं, ये भी दे। अगला देखिए आपका, अब आपका जो कह सकते हैं कि अब भर इसके बाद आपका जो बनता है खंड 8 से बनता है कि अगर मेंटेनेंस का आर्डर दे दिया गया और कोई व्यक्ति बिना किसी उचित कारण से मेंटेनेंस के आदेश का पालन करने में असफल रहता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या परिणाम होगा? कैसे मेंटेनेंस का पैसा वसूला जाएगा और क्या वह जेल भी भेजा जाएगा? ये महत्वपूर्ण है कि अगर मेंटेनेंस का आर्डर ट्रिब्यूनल ने दे दिया और बच्चे या नातेदार मेंटेनेंस दे ही नहीं रहे हैं तो उसका क्या उपाय है? तो 2 उपाय हैं। जिस प्रकार सीआरपीसी में जुर्माना वसूला जाता है, ये रकम उस प्रकार वसूली जाएगी। और आपका 1 मास तक के लिए कहाँ भेज सकता है ऐसा आपका न्याय, माने कह सकते हैं 1 मास के लिए कहाँ भेजा जा सकता है? जेल। फिर याद रखिए 1 मास तक क्या हो सकता है? जेल। फिर एक बार देखिए, अब आपको समझना यहाँ जोड़ना है सीआरपीसी की धारा 421, सीआरपीसी की धारा 421 ये बताती है कि जुर्माने की वसूली कैसे की जाएगी, क्या ढंग होगा। तो बताइए, जुर्माने की वसूली 2 तरीके से की जाती है, या तो चल या अचल संपत्ति कुर्क की जाए, कुर्क करके बेचा जाए, और पुत्र पुत्री की जो संपत्ति है कुर्क किया जाए, नातेदार की कुर्क करके अधिकरण बेचवाए और उसी से मेंटेनेंस का पैसा किसको दिलवा दे? सीनियर सिटीजन या माता पिता को। अगर संपत्ति, यही महत्वपूर्ण है, अगर संपत्ति रेवेन्यू सरकार को देती है, भू राजस्व देती है, तो किसके माध्यम से वह कुर्की विक्रय होगा? कलेक्टर की जिला मजिस्ट्रेट? जिला मजिस्ट्रेट न मार कर आ जाएगा, ये कई बार गलत होता है। कलेक्टर के माध्यम से, जिला मजिस्ट्रेट न मारिएगा। हाँ, वो प्रशासनिक में आ जाएगा, भू राजस्व में उसी व्यक्ति को कलेक्टर कहा जाता है। अगला देखिए आपका अब आपका अब अगर हाँ, अब अंतिम जो परंतुक हैं ये भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ आपका जो पूछा जाता है, देखिए सीआरपीसी में 125, फिर एक बार हम थोड़ा भूल रहे हैं कि वहाँ अगर रकम बकाया है, माने पत्नी, मान लीजिए रकम बकाया है, मान लीजिए पत्नी ने मुकदमा किया पति के खिलाफ, सीआरपीसी पहले आइए, और आपका माने पति ने मेंटेनेंस का पति के विरुद्ध आर्डर हुआ और पति दे ही नहीं रहा है पैसा, तो आखिर पत्नी कितने दिनों के पैसे की मांग के लिए केवल माने
एक साल है ना, एक साल। अगर 2 साल बीत गया तो 1 साल की हम नहीं मांग सकती, केवल कितने की मांग सकती हैं, 1 साल। यहाँ भी आपका महत्वपूर्ण है, 1 साल नहीं 3 मास ही रखा गया है। यानी कि अगर 3 मास, इसको आपका जोड़ लीजिए। और लास्ट पॉइंट है, मैं फिर एक बार देखे तो सीआरपीसी में थोड़ा, वैसे हमारे हिसाब से सही है, लेकिन चलिए आगे गलत होगा तो देख लिया जाएगा। हमारे हिसाब से 1 साल ही है, लेकिन 1% भी संदेह हो जाए तो उसको देख लेना ही अच्छा रहेगा इस समय, क्योंकि एक बार जब गलत मुंह से निकल जाता है तो फिर वापस लेना मुश्किल रहता है। तो बस वहाँ 1 साल याद रखना है, और यहाँ आपका 3 मास। यानी कि अगर जनवरी फरवरी मार्च का मेंटेनेंस का पैसा पुत्र ने माता पिता या वरिष्ठ नागरिक को नहीं दिया है, और मार्च में वह वरिष्ठ नागरिक या माता पिता आवेदन करता है कि ये तो पैसा ही नहीं दिया है, तो पिछले कितने माह का केवल पैसा मांगा जा सकता है? 3 माह। 3 माह से अधिक नहीं। अब यह है कि 1 साल से पुत्र पैसा नहीं दे रहा है आदेश के बावजूद, तो आप 1 साल की नहीं मांग सकते। पिछले कितने महीने की केवल मांग सकते हैं? 3, माने पिछले कितने महीने की? 3 माह, 9 माह का नहीं मिलेगा। वैसे पत्नी मांग रही है 125 सीआरपीसी में, तो पिछले कितने साल के लिए मांग सकती हैं? 1 साल। भले पति 10 साल से न दे रहा हो, तो आपको जल्दी से जल्दी कोर्ट का क्या खटखटाना चाहिए? दरवाजा, एप्लीकेशन दे दीजिए। अब जैसे ही 3 मास का नियम आए तो एक दो और आपको नियम इस पर कोरिलेट करना है अलग से, और वह सीपीसी की धारा आपका जो कोरिलेट करना है 82, सीपीसी की धारा 82 लिख लीजिए। यहाँ भी कई बार क्वेश्चन बना है, चांस है इस बार भी बनने का। थोड़ा समझने का प्रयास करिए। सीपीसी की धारा 82, वहाँ भी समय 3 मास ही है। फिर एक बार इसको देखिए थोड़ा अच्छे से। अगर कोई न्यायालय ने डिक्री या आदेश पारित किया है, वह डिक्री या आदेश सरकार के विरुद्ध है या किसी लोक सेवक के विरुद्ध जो पदी हैसियत में, यानी कि ऑन ड्यूटी, कोई गलती किया था, तो सरकार के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन डिक्री पारित किए जाने के कितने माह बाद ही निष्पादन कराया जाएगा? समय पूछा जाता है, 1 माह, 2 माह, 3 माह, तो वहाँ भी समय कितना है? 3 माह। यानी कि अगर 1 जनवरी को डिक्री पारित हुई सरकार के विरुद्ध, तो आपको 3 माह इंतजार करना है कि अब सरकार दे दे, अब दे दे, अब पैसा। और आप मार्च तक इंतजार करिए, तब सरकार के विरुद्ध लागू कराने के लिए डिक्री अप्रैल में मुकदमा करना पड़ेगा, क्योंकि कितना समय है, मौका दिया जाता है सरकार को, कितना? रट कर जाइए, जहाँ जहाँ 3 हो एक जगह पे एकत्र कर लीजिए। अब आगे देखा जाए, धारा 6। देखिए धारा 6 आपका बहुत, ये भी महत्वपूर्ण है। धारा 6 आपका जो पूछा जा सकता है, वह ये पूछा जा सकता है कि किस स्थान के अभिकरण के यहाँ एप्लीकेशन मेंटेनेंस का दिया जाएगा, यानी कि अधिकारिता किस ट्रिब्यूनल को होगी, या जुरिडिक्शन के बारे में प्रावधान किस सेक्शन में है। इसको शुद्ध रूप से आप सीआरपीसी जोड़िए। फिर एक बार बताइए, देखिए हम सीआरपीसी फिर रिपीट कर रहे हैं। 125 में मेंटेनेंस के लिए आवेदन, 126 में स्थान, 127 में भत्ते में परिवर्तन, और प्रवर्तन कैसे होगा आदेश का 125 वाला, तो 128 में दिया गया। तो बताइए किस स्थान के प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ पत्नी, माता पिता या बच्चे सीआरपीसी में एप्लीकेशन देंगे मेंटेनेंस के लिए, वह स्थान तय कौन धारा करती है? 126। तो उसी प्रकार आपका धारा कौन सा आ गई? 6। यानी कि इसको जोड़ लीजिए, सीआरपीसी की शुद्ध रूप से किससे कोरिलेट हो रही है? 126। थोड़ा अंतर आएगा,
लेकिन वैसे ही प्रावधान यहाँ भी है। देखिए, धारा 5 के अधीन बालकों या नातेदारों के विरुद्ध किसी जिले में कार्यवाही शुरू की जा सकेगी। तो आखिर किस जिले में शुरू की जा सकेगी? जहां वह निवास करता है या अंतिम बार निवास किया था। दूसरा है जहां बालक या नातेदार निवास करता है, जहां वह निवास करता है या निवास किया था अंतिम बार, यानी कि माता पिता या वरिष्ठ नागरिक जहां निवास करते हैं वहीं के जिले के अधिकरण में क्या कर दें, आपका आवेदन दे दें। या अंतिम बार जहां निवास किए हैं, तो किसी मान लीजिए किसी के यहाँ शरण लिए हैं, तो ये देखा जाएगा कि अंतिम बार कहाँ निवास किए थे, तो वहाँ मुकदमा कर दें। यानी कि पहला ऑप्शन क्या मिला, कहाँ मुकदमा कर सकते हैं? जहां माता पिता या वरिष्ठ नागरिक क्या करते हैं, निवास। या जहां अंतिम बार क्या किए थे, आपका निवास किए थे। या तीसरा पॉइंट आ गया कि जहां बालक निवास करता है। और चौथा पॉइंट नातेदार के विरुद्ध है, तो जहां नातेदार, तो बताइए कितने विकल्प मिल गए? 4। तो कहाँ मुकदमा किया जा सकता है? चारों में से कहीं भी। यही तो आपका आया। एक उदाहरण फिर देखिए, सीआरपीसी में थोड़ा चलते रहे कोरिलेट। ए ने प्रयागराज में अपराध किया, यानी कि ए ने प्रयागराज में गोली मारी, और जो जिसको गोली मारी गई थी वह लखनऊ में मारा जाकर। तो कार्य किया गया प्रयागराज में और परिणाम निकला लखनऊ में। तो किस स्थान के न्यायालय को अधिकारता होगी? दोनों को होगी। मुकदमा दोनों में से कहीं भी एक जगह क्रिमिनल चल सकता है। तो उसी प्रकार अब 4 स्थान याद रखिए। माता पिता और वरिष्ठ नागरिक को अधिकार होगा कि इन 4 जगहों में से किसी एक जगह पर क्या कर दें, आवेदन। किसके समक्ष आवेदन करें? ट्रिब्यूनल नहीं, यहाँ नहीं, वो तो सीआरपीसी में फर्स्ट क्लास है ना। यहाँ भाई मजिस्ट्रेट नहीं चलेगा, अधिकरण बना है। अभी हम आते हैं उस पर। अब देखिए आपका यहाँ से अगला क्वेश्चन उठाइए। आपका खंड 3 से क्वेश्चन बन सकता है कि जो जो ये ट्रिब्यूनल अभी हम धारा 7 में निर्माण करेंगे। तो फिर एक बार आपका थोड़ा सीआरपीसी 125 चलिए। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत किस मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दिया जाता था? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक, ये इतना आपका। अब ये है कि ये जो सेक्शन 7 के तहत, इस कानून के सेक्शन 7 के तहत जो ट्रिब्यूनल या अधिकरण गठित होगा उसका पावर किसके समकक्ष होगा, किसके बराबर होगा, किसकी शक्ति रखेगा? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो किसकी शक्ति रखेगा? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये ऐसा क्वेश्चन यूपी जे में आया था, नहीं उत्तराखंड में आया था, पूछ सकता है, थोड़ा सतर्क रहिएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन बना था कि महानगर मजिस्ट्रेट का पावर किसके समकक्ष होता है? तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का पावर माने महानगर क्षेत्र में किसके समकक्ष होता है? महानगर मजिस्ट्रेट। यहाँ क्वेश्चन बनने का चांस है कि जो सेक्शन 7 के तहत राज्य सरकार किसी सरकारी कर्मचारी को जो उपखंड अधिकारी से नीचे नहीं होगा, यानी कि जो आपका सब डिविजनल अधिकारी से नीचे का नहीं होगा, उसको ट्रिब्यूनल माने उसके ट्रिब्यूनल बनाएगी, उसमें उसको बैठाएगी, जहां मेंटेनेंस का आवेदन दिया जाएगा। तो उसे कुछ पावर भी तो होना चाहिए। तो उसको किसके बराबर पावर मिलेगा इस कानून के तहत? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके समकक्ष होगा, पैरल होगा, ये अंडरलाइन करिए, पूछ सकता है। अब अगला आइए चौथा, ऐसी प्रक्रियाओं के सभी साक्ष्य बालकों या नातेदारों की जिनके विरुद्ध भरण पोषण का संदाय के लिए आदेश किया जाना प्रस्तावित है,
उपस्थिति में लिए जाएंगे। पहला यहाँ क्वेश्चन आपका बन सकता है और सीआरपीसी की फिर धारा जोड़नी पड़ेगी। देखिए ध्यान से, अगर माता पिता या वरिष्ठ नागरिक ने धारा 7 में जो हम अभी ट्रिब्यूनल बताएंगे उसके समक्ष मेंटेनेंस की मांग के लिए एप्लीकेशन दिया है, और किसके विरुद्ध दिया है, या तो बच्चों के विरुद्ध या नातेदार। नातेदार माने जो आपका संपत्ति पाया है या पाने की क्या है संभावना, वही वसीयत। तो ऐसी कंडीशन में क्या आरडी अल्ट्रम पर्टम का उल्लंघन किया जाएगा? क्या दूसरे पक्षकार को सुनो का उल्लंघन होगा? नहीं। इसका मतलब कि बच्चों और नातेदारों को भी क्या किया जाएगा? सुना जाएगा। जो भी एविडेंस लिया जाएगा वह बच्चों और नातेदारों की हाजिरी में लिया जाएगा, उनकी उपस्थिति में, अनुपस्थिति में नहीं। लेकिन नहीं आते हैं उसकी बात अलग है, आपका सीपीसी में बताया जाएगा, सीआरपीसी में आपका कि जब प्रतिवादी नहीं आया तो क्या होगा, अभियुक्त ही फरार हैं तो क्या होगा, बच्चे बार बार नोटिस जा रही हैं नहीं आ रहे हैं तो क्या होगा, तब तो बिना बच्चों को बुलाए ही अब सुनवाई होगी कि रोकी जाएगी? होगी। तो फिर इसको सीआरपीसी वहीं ऐड करिए कि सीआरपीसी की किस धारा में, मेंस में भी आ चुका है बिहार में, ये जो मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट में मेंस में भी आया है कि सीआरपीसी में ये सिद्धांत है नेचुरल जस्टिस का कि किसी अभियुक्त के खिलाफ जब भी एविडेंस लिया जाए तभी लिया जाए जब अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित हो। तो ये सेक्शन 273 में है। सीआरपीसी जोड़िए, सीआरपीसी की कौन सी धारा है? तो 273। जब भी एविडेंस लिया जाए अभियुक्त की क्या लिया जाए, उपस्थिति में कि अनुपस्थिति में। लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है, कुछ एक्सेप्शन है जहाँ के अभियुक्त हाजिर नहीं है तब भी उसके विरुद्ध एविडेंस लिया जा सकता है। अब उतना लंबा नहीं चलना है, वो सीआरपीसी में बताया जाएगा। अगला ये और देखिए अभी सब समाप्त नहीं हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है ये सब। और समन मामलों के लिए विहित रीत से साक्ष्य अभिलिखित किए जाएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन आपका बन सकता है कि आपका जो ये मेन माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के मेंटेनेंस का कानून है, इसमें जब ट्रिब्यूनल एविडेंस लेगा तो एविडेंस कैसे अभिलिखित या रिकॉर्ड किया जाएगा? तो देखिए क्या क्या देगा। जैसे सीआरपीसी में समन मामलों के लिए होता है, सीआरपीसी में वारंट मामलों के लिए होता है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या मार कर आएंगे? समन। समन मामलों में जो एविडेंस लिया जाता है आपका हू बहू नहीं लिखा जाता, प्रश्न उत्तर नहीं लिखा जाता, पूछा गया है प्रश्न उत्तर में कि सारांश। हाँ एकदम याद रखिए। तो सेक्शन बस याद कर लेना है सीआरपीसी का, 273 से एक लाइन आगे बढ़ जाइए। कौन सा? 270। एक बार देखिए तो 274 ही है ना। क्वेश्चन आया है सारांश लिखा जाएगा कि हू बहू? सारांश। सारा मुख्य मुख्य बातें, धारा भी याद रखिए, धारा मिलाने के लिए आता है। एक बार देखिए तो 274 होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ 274 धारा। तो देखिए दो धाराएं यहाँ जोड़ेंगे आपका कि यहाँ बालक और नातेदार की उपस्थिति में साक्ष्य लिया जाएगा, तो सीआरपीसी में भी यही है, अभियुक्त की उपस्थिति में। तो 273। और कैसे साक्ष्य लिया जाएगा? जैसे समन मामलों में, तो समन मामलों को जोड़ लीजिए आप, कौन सी धारा? 274। क्या सारांश लिखना चाहें तो लिखिए, उस पर पूछा गया है। खंड 4 के बाद आ जाइए आपका खंड 5, ये काफी महत्वपूर्ण है। जहां बालक या नातेदार भारत के बाहर रह रहे हैं वहां अधिकरण द्वारा समन ऐसे अधिकारी के माध्यम से तामील किए जाएंगे जिसे इस निमित्त
केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। तो अगर मान लीजिए माता पिता भारत में है, बालक अमेरिका में है, तो अमेरिका में समन तामील कराना है तो न्यायालय जारी तो करेगा समन बालक को, लेकिन वह समन कैसे तामील कराया जाएगा, जैसे केंद्रीय सरकार क्या बनाए नियम, तो तुरंत आपका भारत से बाहर जहाँ भी हो, एक क्वेश्चन तो आता ही है, पिछली बार भी आया था, तो उसको कोरिलेट करना न भूलिए। आपका भारत से बाहर और भारत के भीतर, तो इसके लिए आपका पहला जो क्वेश्चन बनाना है कि अगर भारत के बाहर कोई अपराध होता है या कोई व्यक्ति भारत के बाहर अपराध करता है, तो क्या उस अपराध के लिए वह आईपीसी के तहत भारत में दंडित हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। दो सेक्शन नोट कर लीजिए आईपीसी के, 3 और 4। देखिए, भारत से बाहर अपराध दे दे तो 3, और संहिता का राज्य क्षेत्रातीत विस्तार, तो राज्य क्षेत्रातीत माने भारत से बाहर विस्तार दे तो 4। लेकिन दोनों धाराओं में है। सेक्शन 3 सामान्य बात और स्पेशल बात कौन बताती है? आईपीसी 4। कई बार पूछा गया है। देखिए, भारत के अंदर पूछे तो धारा 2 मारना है, और लिख लीजिए अलग से भले, भारत के अंदर पूछे आईपीसी में तो कौन सी धारा? 2। अब भारत के बाहर पूछे तो 3 और 4। अब सीआरपीसी से एक क्वेश्चन उठाया जाए। अगर भारत के बाहर अन्वेषण कराना हो तो धारा 166 ए पूछी जाती है। भारत के न्यायालय क्या जारी करेंगे? समन की, वारंट की, कमीशन की, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भारत से बाहर भेजना है तो अन्वेषण के लिए कौन सी धारा? उसको लिखते रहे बैरक पर, 166 ए पूछा गया था। भाई रट कर जाइएगा, जो कोरिलेट करा जाएगा। एक क्वेश्चन आने का पूरा चांस है यहाँ से, जितना हम 3-4 कोरिलेट करा रहे हैं। भारत से बाहर अन्वेषण के लिए क्या जारी होगा? तो 4 ऑप्शन देगा, पत्र, समन, वारंट, कमीशन, अनुरोध पत्र। तो क्या मार कराएंगे? अनुरोध पत्र। सेक्शन याद रखिए कौन सा? 166 ए। दूसरा नियम देखिए, अगर भारत से बाहर में अन्वेषण करने के लिए आता है तब वहां से यहाँ के लिए क्या जारी होगा? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट ही जारी होगा। एक सेक्शन आगे बढ़ जाना है, 166 बी या 166 ख सीआरपीसी 166 बी। तो एक नियम बना लीजिए, भारत से बाहर जाएगा तो 166 है, और विदेश से भारत में आएगा तो 166 बी। लेकिन दोनों दशाओं में जारी क्या होगा? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या अनुरोध पत्र। इसके साथ आपका 189 पढ़ना है। नहीं, हाँ, 189 सीआरपीसी। अगर भारत के बाहर साक्ष्य लेना है, परीक्षा करनी है, तो कमीशन जारी होता है, आयोग। तो सीआरपीसी की धारा 189 पूछे तो वहाँ अनुरोध पत्र नहीं मारना है, क्या मारना है? कमीशन। ये सीआरपीसी में कोरिलेट हुआ। सीपीसी में पिछली बार पूछा गया था 77 कि कमीशन के बदले अनुरोध पत्र। अगर विदेश में रह रहा है तो लिखिए सीपीसी की धारा 77। हमें लगा पिछली बार 2 क्वेश्चन आया है, क्या 77 तो आया ही था आपका। एक सीआरपीसी वाला एपीयू में आया था कि जे में? एपीयू में आया था। यानी कि 77 आपका जो सीपीसी का है जे में पूछा गया था 2018 में, और एपीयू में 166 ए। एक क्वेश्चन चांस है, याद रखिएगा। तो आपका सीपीसी में लिख लिए अनुरोध पत्र जारी होगा कौन सी धारा में? 77। एक उत्तराखंड ने बनाया था आपका सीपीसी का जो चल रहा है, आदेश 5 का नियम 30। लिखिए आदेश 5 का नियम 30 बना दिया।
यहाँ न तो समन, न ही वारंट, न ही अनुरोध पत्र, यहाँ पत्र जारी होता है। तो लोग भ्रम गए कि अगर हैसियत ऊंची है व्यक्ति की तो समन के बदले या समन के स्थान पर क्या प्रति जारी किया जाता है। अब चार ऑप्शन दिया था, वारंट दिया था, अनुरोध पत्र, पत्र इनमें से कोई नहीं। अनुरोध पत्र नहीं है, गलती करेंगे, पत्र लिखिए उसको। हाँ, आदेश 5 के नियम 30 में। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि गलतियां जहाँ हो सकती हैं उसको सुधारिए, अभी समय है। आदेश, फिर हम बता रहे हैं, आदेश 5 के नियम 30 में पत्र जारी होगा, अनुरोध पत्र न मार दीजिए। और एक जगह अनुरोध पत्र नहीं काम करेगा, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, यहाँ केवल क्या जारी होगा, लेटर। तो आगे देखिए भाई आपका, इसके बाद पांचवा खंड भी काफी महत्वपूर्ण था। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि छठवां खंड भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पारिवारिक मामला है, माता पिता हैं, बच्चे हैं या वरिष्ठ नागरिक हैं, तो अब अधिकरण भी प्रयास करेगा कि सुलह से ही मामला निपट जाए। तो सुलह के लिए आपका निर्देशित कर सकता है और कह सकता है कि भाई 1 माह का हम समय दे रहे हैं, आप सुलह करना हो तो कर लीजिए बैठ मिलकर। तो हाई कोर्ट भी तो देता है कि आइए, मुकदमा किए हैं तो पहले सुलह पर एक बार बैठिए, सुलह नहीं होगी तब हम मामला क्या करेंगे, सुनेंगे। ब्रेन वॉश किया जाता है कि अभी भी मौका है। अब ये है कि आपका जैसे गुलाब का फूल है तो कांटे ही कांटे हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए, पूछा गया था उत्तराखंड में हिंदुला में कि कांटे ही कांटे हैं, तो अब उसके कोई उपाय नहीं है। लेकिन फिर भी अंत तक न्यायालय, मैं बता दूं, प्रयास करता है कि संबंध बना रहे, टूटे न। तो ये भी ट्रिब्यूनल प्रयास करेगा कि सुलह हो जाए। तो सुलह के लिए कितना समय अनुज्ञात करेगा, 1 मास, पूछ सकता है, रोक देगा कार्रवाई कितने दिन के लिए। जैसे कि आप लोग एक इसको कई जगह से जोड़ सकते हैं, लेकिन एक जगह से हिंदू लॉ से जोड़ते हैं। जैसे कि हिंदू हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 बी, म्यूचुअल कंसेंट से, पारस्परिक सहमत से, आपसी रजामंदी से विवाह विच्छेद का प्रावधान करती हैं। तो 6 माह बाद ही सामान्यतः सुनवाई होती है। इसलिए मौका दिया जाता है कि आप लोग अभी भी मौका है, 6 माह में क्या करिए, सोच समझ लीजिए। उसके बाद 18 माह के अंदर क्या होगा, फैसला दे दिया जाएगा। आइए अब धारा 7 देखा जाए भाई आपका। सेक्शन आपका 7, भरण पोषण अधिकरण का गठन, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। जो सेक्शन 7 में ट्रिब्यूनल गठित होगा, उसी ट्रिब्यूनल में ही माता पिता या वरिष्ठ नागरिक या उनकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति या कोई संगठन एप्लीकेशन देगा। तो पहला क्वेश्चन आपका कि जो अधिकरण होगा उसका गठन किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, दोनों द्वारा। तो पहला क्वेश्चन मारेंगे राज्य सरकार। दूसरा, अधिकरण में काम करने के लिए यानी कि आपका कौन नियुक्त किया जाएगा, तो अधिकरण में आपका ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो सब डिविजनल ऑफिसर से, उपखंड मजिस्ट्रेट, उपखंड अधिकारी से नीचे का, जैसे एसडीएम कहा जाता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या तहसीलदार इत्यादि, जो या राजस्व वाले होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर जो कार्यपालकी अधिकारी हैं। और जो सब डिवीजन या उपखंड अधिकारी से नीचे का नहीं है, उसे नहीं नियुक्त किया जाएगा। या तो उपखंड अधिकारी हो, जैसे कि उपखंड मजिस्ट्रेट, इनको नियुक्त किया जा सकता है, या इसके ऊपर के अधिकारी, उपखंड अधिकारी से नीचे के अधिकारियों को अपॉइंट किया ही नहीं जा सकता। तो एक कौन गठित करेगी ट्रिब्यूनल, हाँ, कौन नियुक्त, किसको नियुक्त किया जाएगा, जो किस पंक्ति से नीचे का ना हो। हाँ, अगर एक जिला है, ज़्यादा आवश्यकता है तो खंडों में, नहीं तो जिला में भी हो सकता है, एक जिले में एक तो होना ही चाहिए।
अगर बड़ा जिला है तो तहसील स्तर पर भी या ब्लॉक स्तर पर भी क्या हो सकता है, इसका गठन हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। ये किसके ऊपर है, आपका राज्य सरकार के ऊपर। यानी कि याद रखिएगा कि अगर आपका 5 तारीख को, अगर ये मैंने आपका वचन ग्रहीता ने कहा है कि हर हाल में हमें 5 तारीख को 5 बजे तक 5 किलो चावल 5 रुपया पर केजी के हिसाब से मिल जाना चाहिए, तो ये समय जो होगा वो मर्म होगा संविदा का। ये धारा 55 पूछा गया है। और अगर समय नहीं लिखा है तो रिन्यूएबल टाइम पर आप पालन करिए संविदा का। रिन्यूएबल टाइम भी पूछा गया है, किसका प्रश्न होगा, तो ये तथ्य का होगा कि विधि का। देखिए जब भी उदाहरण दिया जाए, इसका मतलब कि एक दो उदाहरण जरूर उस उदाहरण पर याद रखिए, और 5 तारीख याद रखिए, 5 को आपका स्मृति ताजा भी कर लेनी है, तो 159। और 5 5 5 बहुत महत्वपूर्ण होता है, 5 आपका। देखिए आगे बढ़ा जाए आपका भाई। देखिए कई लोगों को सेक्शन 7 के तहत ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा फिर से एक लाइन बता दिया जाए। सेक्शन 7 के तहत जो अधिकरण या ट्रिब्यूनल का गठन होगा, उसमें न्यायाधीश नहीं रहेंगे, मजिस्ट्रेट नहीं रहेंगे, न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं, क्योंकि सीआरपीसी में तो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं ही ऑलरेडी। तो यहाँ जो ट्रिब्यूनल गठित होगा उसमें कार्यपालकीय मजिस्ट्रेट रहेंगे। वह एसडीएम से नीचे का न हो, अनिम्न मतलब नीचे का, यानी कि वह या तो एसडीएम होगा या उसके ऊपर का। लेकिन यानी कि जो उपखंड अधिकारी मार कर आइएगा, जो नियुक्त होंगे, इन्हीं के यहाँ आपका ये ट्रिब्यूनल में नियुक्त होंगे, और इन्हीं के यहाँ माता पिता या वरिष्ठ नागरिक एप्लीकेशन देंगे मेंटेनेंस का, और यही आदेश पारित करेंगे। इस उपखंड मजिस्ट्रेट की हैसियत पूछ सकता है, अभी हम बताएं किसके पैरल होगा, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये याद रखिए। एक लाइन और याद रखिए, शुरुआती दौर में अभी हम बता रहे हैं कि जब ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मेंटेनेंस का या तो आर्डर पारित करे या खारिज करे, इसकी अपील होगी। और अपील याद रखना है कहाँ होगी, पूछ सकता है डीएम के यहाँ, यानी कि जिला मजिस्ट्रेट या उसके समकक्ष अधिकारी जो राज्य सरकार विहित करे। और अपील का समय याद रखना है, डीएम कितने दिनों में अपील का निपटारा कर लें, यही बातें आपको अच्छे से जाननी है। तो फिर एक बार बात जानिए, जब एप्लीकेशन दिया जाएगा तो उपखंड जो अधिकारी होगा वह 90 दिन में उस एप्लीकेशन पर फैसला दे दे, नीचे का पहली बात। फिर अगर 90 दिन में नहीं देता तो अभी हमने बताया था कि अधिक कितना दिन बढ़ सकता है, 3 दिन। अब आइए सेक्शन। देखिए आपका ये पूछ सकता है कि जो अधिकरण होगा इसी किस अधिकारी से अन्यून नहीं उसमें रखा जाएगा, तो उपखंड अधिकारी से कम का अध्यक्षता नहीं करेगा। इसके बाद आ जाइए सेक्शन 8 में, जांच की दशा में संक्षिप्त प्रक्रिया। यानी कि ये जो एसडीएम साहब होंगे, जो उपखंड अधिकारी होंगे, अब ये जब एप्लीकेशन पहुंच जाएगा इनके यहाँ, तो धारा 8 में ये इंक्वायरी करेंगे और आपका साक्ष्य लेंगे, दस्तावेज पेश कराएंगे, सबको हाजिर कराएंगे। तो बताइए, साक्ष्य लेंगे तो हमने बताया कि किस प्रक्रिया का पालन करेंगे सीआरपीसी के, जैसे समन मामलों में लिया जाता है कि वारंट मामलों में। समन मामलों में साक्ष्य लेने का प्रावधान सीआरपीसी की 21 धारा में है, 274। इसके बाद आप
आपका आ जाइए 9, भरण पोषण का आदेश दिया जाएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब 125 थोड़ा पहले देखिए सीआरपीसी। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या तो अंतरिम भरण पोषण का आदेश भी दे सकता है और अंतिम यानी कि अस्थाई भी। ये बिहार में पूछा गया था, क्या अंतरिम या जब तक मुकदमा चले तब तक के लिए आदेश दिया जा सकता है कि नहीं दिया सकता है। तो उसी प्रकार अंतरिम भरण पोषण का आदेश आपका ये अधिकरण भी दे सकता है और अस्थाई भी दे सकता है। तो सीआरपीसी की धारा 125 जोड़े रहिए, आपका 125 से रकम बस याद रखना है कि जो अधिकरण या ट्रिब्यूनल कितना अधिकतम मेंटेनेंस माता पिता या वरिष्ठ नागरिक को दिलवा सकता है, वह रकम याद रखिएगा। और रकम आपका क्लाज 2 में है, आपका 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं हो। फिर एक बार याद रखिए, पूछ सकता है कि मेंटेनेंस एक्ट 2007 के तहत अधिकतम भरण पोषण की रकम कितनी हो सकती है, तो 10,000, यानी कि कितना लिखा है 10,000। ये अंडरलाइन करिए, पूछ सकता है। इसके बाद धारा 10 आ जाइए, भत्ते में परिवर्तन। तो धारा 10 जब भी पढ़िए तो आप पढ़ लीजिए। अब सीआरपीसी फिर एक बार बताइए, सीआरपीसी की किस धारा में भत्ते में परिवर्तन का उल्लेख है? 127। सही बता रहे हैं भाई। देखिए अब लेकिन एक कॉन्सेप्ट भी बना लिया जाए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ठीक बता रहे हैं लोग कि आपका 125 में मेंटेनेंस किस स्थान के प्रथम वर्ग के यहाँ एप्लीकेशन दिया जाएगा 126, भत्ते में परिवर्तन 127 और कैसे लागू किया जाएगा 128। अब तो धारा याद हो गई ना, हमेशा ये कंफ्यूज रहती है धारा। प्रक्रिया 126, भत्ते में परिवर्तन 127 और आदेश का प्रवर्तन आपका 128। ऐसे याद करना है और कोई उपाय नहीं है। यहीं दो दो चार चार क्वेश्चन रोज आप अचीव करिए कोरिलेट करके, ये भी काफ़ी फायदेमंद रहेगा। यानी कि आपका फिर एक बार देखिए, अगर मान लीजिए कि सीआरपीसी पहले उठाइए, अगर परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाए तो भत्ते में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि पत्नी ने मेंटेनेंस की मांग की थी, पति दे रहा था, पत्नी को नौकरी लग गई या पत्नी समर्थ हो गई अपना भरण पोषण करने में, तो पति जाकर मांग करेगा कि हजूर अब ये समर्थ हो गई है, अतः भत्ते का जो देने का आदेश है भरण पोषण, वह पूरी तरह रद्द किया जाए या उसमें कमी की जाए। पत्नी भी मांग सकती है कि हजूर अभी निकम्मा था ये, आपका 5,000 दे रहा था, अब नौकरी पा लिया है, अब हमें क्या दिलवाया जाए, अधिक दिलवाया जाए। तो पत्नी भी मांग सकती है, परिवर्तन करा सकती है, और कौन? पति भी। तो सेम उस प्रकार याद रखिए आपका सेम आपका सेक्शन 9 नहीं, सेक्शन आपका 10 याद रखना है शुद्ध रूप से 127। अगर माता पिता समर्थ हो गए या वरिष्ठ नागरिक अपना कहीं से संपत्ति पैसा पा लिए, तो बालक जाएंगे नातेदार की अब ये क्या हो गए हैं समर्थ, भत्ते में परिवर्तन किया जाए या क्या किया जाए, रद्द। और अगर बालक के पास ज़्यादा पैसा आ गया तो भाई माता पिता वरिष्ठ नागरिक भी जा सकते हैं कि भत्ते में क्या की जाए, बढ़ोतरी की जाए। तो भत्ते में परिवर्तन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। सेक्शन याद रखिएगा कौन सा, सेक्शन 10। अब एक क्वेश्चन सीआरपीसी में आपको उठाना है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए सीआरपीसी में जो पूछा गया था एपीओजे में कि सीआरपीसी में किसका प्रावधान नहीं है, अर्थात क्या नहीं हो सकता। उसमें दिया था अपील, तो अपील होती है। निर्देश, तो निर्देश 395 में है ही। फिर आपका रिवीजन, तो 300 आपका कह सकते हैं कि 97 से है ही। फिर आपका दे देता है कि पुनर्विलोकन, तो जब एक बार कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट
आपराधिक मामलों में फैसला सुना देता है, तो अब उस फैसले को बदलने का सामान्यतः उसको पावर नहीं। अगर हाई कोर्ट ने अपील में एक बार फैसला सुना दिया, मामला आपराधिक था, तो हाई कोर्ट को भी पावर नहीं है कि वह अपने फैसले में बदलाव ला दे। लेकिन केवल दो त्रुटियां सुधारी जा सकती हैं, एक क्लर्कियल और एक मैथमेटिकल। अब सेक्शन हम बता रहे हैं, वहीं पूछा गया था कि कौन सी धारा पुनर्विलोकन पर सीआरपीसी में रोक लगाती है, या सीआरपीसी में क्या प्रावधान नहीं है। 362 सीआरपीसी की धारा 362 सामान्यतः आपराधिक मामलों के पुनर्विलोकन पर क्या लगाती है, रोक। लेकिन भाई आपका लेकिन लेकर भी चलना है। लेकिन खतरनाक होता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जहाँ की आपका क्रिमिनल कोर्ट अपने ही निर्णय में आदेश में परिवर्तन कर सकता है। 362 का पहला अपवाद 127 है। पहला अपवाद कौन हो गया? सीआरपीसी की कौन सी धारा? क्योंकि एक बार आदेश भरण पोषण का पारित किया है, तो उसी आदेश को वही मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? रद्द भी, बढ़ा भी सकता है रकम। और तो 362 का अपवाद कौन हो गया? तो आपका 127 में भरण पोषण में परिवर्तन का आदेश। एक और है आपका 348। 348 भी अपवाद है। अगर न्यायालय ने किसी व्यक्ति को कंटेम्प्ट या अवमान के लिए सजा दी और वह व्यक्ति न्यायालय से माफ़ी मांग लेता है कि हजूर गलती हो गई, हमें अवमान से छूट दी जाए, माफ़ कर दी जाए सजा, तो न्यायालय अपने ही निर्णय में चेंजिंग कर सकता है। और कौन सी धारा? सीआरपीसी की 348। अब आइए सीपीसी में यही क्वेश्चन बनता है कि सीपीसी में निर्णय में कब परिवर्तन हो सकता है। बना भी था पिछली बार आपका दो द कंडीशन में। आदेश 20 के नियम 3, याद रखिए, आदेश 20 के नियम 3 में दो ऐसी परिस्थितियां सिविल मामलों में दी गई हैं जहां निर्णय सुनाए जाने के बाद भी परिवर्तन निर्णय में संशोधन हो सकता है। धारा 152 के तहत लिपकीय या गणितीय त्रुटि, और दूसरा पुनर्विलोकन करके, यानी कि रिव्यू करके। यानी कि सिविल मामलों में रिव्यू हो सकता है, फिर से उस मामले पर पुनर्विचार किया जा सकता है फैसला के बाद भी। लेकिन क्रिमिनल में ऐसा संभव, इसीलिए क्वेश्चन दोनों में बन रहा है। अब देखिए सीआरपीसी में चूंकि एपीओजे दोनों में पिछली बार बन चुका है, माने इसमें नहीं, इसके पहले वाले में एपीओ में, तो अब आपका चांस सीपीसी में है। सेम क्वेश्चन कि कब सीपीसी में निर्णय में परिवर्तन हो सकता है, तो दो ऑप्शन देखिएगा, धारा 152 के तहत और दूसरा पुनर्विलोकन। तीसरा देगा उपर्युक्त दोनों, तो क्या मार्क कराएंगे? उपर्युक्त दोनों। ये पिछली बार टेस्ट में आया भी था क्वेश्चन। ऐसा मॉडल चांस है बनने का, क्योंकि ऐसा मॉडल आपका पिछले इतिहास में बन चुका है। अब 11 आ जाइए, भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन कैसे किया जाएगा, लागू। तो फिर एक बार बताइए, सीआरपीसी तो शुद्ध रूप से वही बात रहेगी कि सीआरपीसी की किस धारा में भरण पोषण के आदेश के प्रवर्तन की बात की गई है? 128। तो कैसे किया जाता है? पक्षकारों की पहचान की जाएगी, पहचान के बाद 125 के आदेश का उन पक्षकारों के विरुद्ध लागू किया जाएगा। यही तो है 128 में। क्या है? पक्षकार की क्या की जाएगी? पहचान। और पति कौन है? पहचान करके उसके विरुद्ध आदेश को क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा कुर्की इत्यादि द्वारा। तो सेम आपका धारा 11 भी है इसकी, इसको पढ़ना नहीं है, बस आपका पहचान निःशुल्क प्रति दे दी गई, कौन बच्चे हैं पहचान कर लिया गया नातेदार,
उनके विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 128 वाली प्रक्रिया क्या होगी, लागू होगी कि नहीं। तो धारा 127 पढ़िएगा तो 10, और धारा 128 सीआरपीसी कौन सी धारा, 11। 12 आ जाइए, कतिपय मामलों में भरण पोषण के संबंध में विकल्प। यहाँ भी आपका पूछ सकता है, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, ये किस धारा का सिद्धांत है। तो फिर एक बार बताइए, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, ये सीआरपीसी की धारा में सिद्धांत है। दो बातों में से एक ही सही हो सकती हैं, दोनों एक साथ सही। अब जैसे कि ए कहता है, ए पर आरोप है कि उसने प्रयागराज में 5 जनवरी को बी का मर्डर किया है। ए दिखा रहा है कि मैं 5 जनवरी को 5 बजे लाहौर में था। तो क्या दोनों बातें एक साथ सत्य हो सकती हैं, कि यहाँ मर्डर भी किया हो और लाहौर में हो? नहीं। तो ये एक म्यान में दो तलवार, तो कौन सी धारा एविडेंस की, 11। उसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अभी हम बताएंगे, अभी बेरक नहीं बताया जा रहा है, अभी पहले को रिलेट करिए। 11, दो शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया जूरिस्प्रूडेंस में, जब राज्य और चर्च के बीच क्या उत्पन्न हुआ था, विवाद। तो पोप ग्लेसियस, कौन सा, हाँ एकदम भाई, कुछ तो तैयार रखिए, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस लास्ट में एक बार 10 दिन पढ़ाएंगे हम, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस में काफ़ी लोगों की गलतियां हो रही हैं, लेकिन लास्ट में कुछ निकल जाए, एक दो सब्जेक्ट, तो लास्ट में फिर एक बार हम कुछ चीज़ें बताएंगे जो आपका टेक्निकल चीज़ें रहेंगी। अभी नहीं, लास्ट में इसलिए बताया जाएगा कि तरोताज़ा रहेगा और दिमाग में बैठाना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, और उसी समय रटने का प्रयास भी करिएगा। तो अब आइए, अब फिर एक बार देखिए, जो माता पिता है, एक ऑप्शन बनाइए, वह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भी अपने बच्चों से मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं, भले नातेदारों से न कर। यही तो है ना, कि बच्चों से मांग कर सकते हैं कि माता पिता की नहीं, यहाँ तक कि विवाहिता पुत्री से भी कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। केस याद रखिएगा, अरबट का। अब समस्या ये आई कि भाई वहाँ 125 के तहत उन्हें एप्लीकेशन देने का अधिकार है, और एक नया कानून बन गया, इसमें सेक्शन 7 के तहत ट्रिब्यूनल राज्य सरकार ने बना दिया, उपखंड अधिकारी को बैठा दिया। यहाँ भी ये लोग आवेदन देने के क्या हो गए, हकदार। अब समस्या ये है कि अब माता पिता को विकल्प है, या तो वह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ जाएं, या इस कानून की धारा 7 के तहत कहाँ एप्लीकेशन दे, एडीएम साहब की हैं, यानी कि उपखंड अधिकारी, मजिस्ट्रेट ना मारिएगा, जो बैरक में लिखा है, ठीक है मजिस्ट्रेट ही होता है, लेकिन आप लीगल तौर पे उपखंड अधिकारी। तो अब क्या दोनों जगह एप्लीकेशन दिया जाएगा कि केवल एक जगह कहीं देंगे, एक जगह बस हो गया। दोनों जगह अधिकार हैं, लेकिन आप कहाँ देंगे एप्लीकेशन, केवल या तो सीआरपीसी के तहत जाइए या इस कानून के तहत मांगिए, लेकिन दोनों कानून के तहत एक साथ आप डिमांड। तो इसमें आपका फिर एक बार देखिए, अब अपराध पर आइए, अपराध पर सीआरपीसी जोड़ा जाए। अगर गोली मारी गई प्रयागराज में, कार्य यहाँ हुआ, और परिणाम निकला दिल्ली में, यानी कि जिसको गोली मारी गई मरा दिल्ली में, तो प्रयागराज के भी न्यायालय को मामले में अधिकारता है, दिल्ली के भी। तो क्या दोनों जगह मुकदमा चलेगा कि कहीं एक जगह, एक जगह। तो उसी प्रकार जब यहाँ भी दो विकल्प है, तो या तो सीआरपीसी के तहत जाइए या किसके तहत, एक कानून इस कानून के तहत। क्या दोनों के तहत जा सकते हैं कि नहीं, एक ही बार, नहीं। यानी कि एक म्यान में दो तलवार रख सकते हैं कि नहीं, नहीं रख सकते। तो कौन सी धारा समाप्त हो गई, 12। अब 13 आ जाइए, भरण पोषण की रकम की जमा करना। तो आपका ये भी समय पूछा जाएगा जब सेक्शन 7 वाले ट्रिब्यूनल ने मेंटेनेंस का आदेश पारित कर दिया, तो जो ये बच्चे हैं
या जो नातेदार हैं वह आदेश के कितने दिनों के अंदर भरण पोषण की रकम न्यायालय में या ट्रिब्यूनल के यहाँ जमा कर दें। तो समय याद रखना है, आदेश की तारीख के कितने दिन के अंदर, 30 दिन। बस एक लाइन याद रखिए, कितने दिन के अंदर, 30 दिन। 14 आ जाइए, ब्याज का अधिनिर्णय जहाँ कोई दावा अनुज्ञात किया गया है तो ट्रिब्यूनल ब्याज भी दिलवा सकता है। तो पूछ सकता है कि दमदूपत का नियम कहाँ है, उसको लिखिए, दाम दुपत का नियम कहाँ है। तो जहाँ जहाँ ब्याज रहेगा वहाँ वहाँ क्या लगा देंगे, दाम दुपत। द्रुपद नहीं भाई, दाम दुपत या दम दुपत, दम दुपद, दम दुपत त है कि द है भाई, दम दुपत त है ना, दमदू, दमदूपन, नहीं न नहीं है भाई, दमदूपत न नहीं है। सही है हमारे सब, देखिए वैसे ही। देखिए दमदूपत का नियम क्या है, आपका देख लिया जाएगा, अब उतना छोड़िए, आपका बस नियम जानना है। ये क्वेश्चन राजस्थान में पूछा गया था कि सीपीसी की किस धारा में दमदूपत या दामदूपत का नियम समाहित है। तो जहां ब्याज या इंटरेस्ट रहेगा वहीं दामदूपत का नियम क्या रहेगा, समाहित। तो सीपीसी की धारा यहाँ लिख लीजिए 34, सीपीसी की धारा 34 में दामदूपत का नियम समाहित है, उसको लिखिए। फिर हम बता रहे हैं सीपीसी की धारा 34 पूछ सकता है आपका यूपी में। दामदूपत का नियम देखिए क्या है, जितना मूलधन है ब्याज उतने से अधिक नहीं होगा। 100 रुपया उधार दिए हैं तो ब्याज अधिकतम कितना वसूल सकते हैं, और 100 रुपया, यानी कि टोटल 200। ये दमदूपत का नियम है। अब पूछ लेगा कि ये हिंदू लॉ में अप्लाई होता है कि मुस्लिम लॉ में, तो मुस्लिम लॉ में नहीं, ये केवल किस में है, हिंदू लॉ में। तो दाम, अब आइए, अब यहाँ क्या अधिकरण ब्याज माता पिता या वरिष्ठ नागरिक को ब्याज दिलवा सकता है कि नहीं, दिलवा सकता है। वहीं ब्याज की रकम पूछी जा सकती है, वार्षिक कितना हो सकता है, तो 5% से कम नहीं और अधिकतम 18%। अंडरलाइन करिए, क्या ट्रिब्यूनल ब्याज दिलवा सकता है कि नहीं, दिलवा सकता है। ब्याज की रकम कितनी हो, ब्याज की दर कितनी होगी, वार्षिक ये चल रहा है आपका, कम से कम 5% और अधिकतम कितना दिलवा सकता है, 18। उसको लिखिए, कम से कम कितना, 5, अधिकतम 18। ब्याज भी हो गया दमदुपा। अब अपील अधिकरण का गठन 15 भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखिए राज्य सरकार ही अपील अधिकरण का गठन करेगी, आदेश द्वारा करेगी। प्रत्येक जिले में एक अपील ट्रिब्यूनल होगा और उसमें प्राधिकारी किसको नियुक्त करेगी, यही महत्वपूर्ण है। ऐसा अधिकारी अध्यक्ष होगा ट्रिब्यूनल का जो डीएम की पंक्ति से नीचे का न हो, यानी कि जो व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट हो या उसके ऊपर के रैंक का हो उसी को अपील ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो फिर एक बार याद रखिए, दो अब क्वेश्चन एक साथ। ट्रिब्यूनल के गठन सेक्शन 7 में था, ट्रिब्यूनल में गठन राज्य सरकार ही करती थी और ऐसा व्यक्ति उसका अध्यक्ष हो बनाया जाता था जो उपखंड अधिकारी से अन्यून पंक्ति का न हो, यानी कि इसके नीचे का न हो। अब ये जो ट्रिब्यूनल सेक्शन 7 वाला आदेश देगा तो इसकी अपील हो सकेगी। तो अपील ट्रिब्यूनल बनेगा तभी तो अपील ट्रिब्यूनल की धारा में 15 कौन बनाएगी, राज्य सरकार। किसको अध्यक्ष बनाया जाएगा, जो डीएम या उसके समकक्ष माने ऊपर माने डीएम। जिला मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रैंक के नीचे का वह अपील अधिकरण का अध्यक्ष नहीं होगा। अब यहाँ आपका माता पिता या बालक या वरिष्ठ नागरिक क्या करेंगे, नातेदार अपील। तो यही आपको दिमाग बैठाना कि अपील कितने दिन के अंदर अपील पर सुनवाई होगी, अपील में फैसला कितने दिन के अंदर, यही आपको दिमाग में बैठाना है।
तो धारा 16 अपीलें आ जाइए। अपील आपका कह सकते हैं कि आदेश की तारीख से आपका कितने दिन के अंदर किया जाएगा, 60 दिन। रटे रहिए। अपील आदेश की धारा 7 के तहत ट्रिब्यूनल ने आदेश दे दिया तो आप डीएम के यहाँ अपील कर सकते हैं। लेकिन आपका आदेश के कितने दिन के अंदर अपील करना पड़ेगा, 60 दिन के अंदर करना पड़ेगा। याद रखिएगा कितने, ये आपका महत्वपूर्ण है कि 60 दिन के अंदर। अब आगे देखिए कह सकते हैं कि आपका अब समस्या ये आई कि अगर 60 दिन के अंदर किसी कारणवश अपील नहीं हो पाई तो क्या ये डीएम साहब यानी कि जो अपील अधिकरण है, क्या ये कारण दिखाकर समय को आपका बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं? यानी कि लेकिन क्या दिखा आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि हम 60 दिन में क्यों नहीं अपील कर पाए, इसका सफिशिएंट रीजन दिखाइए, पर्याप्त कारण। देखिए बेर एक उल्टा उल्टा लिखा है, उसको सीधा पढ़ाया जा रहा है भाई। इसके बाद अपील हो गई तो सूचना उतना दी जाएगी, सब अपील न्यायालय अपना ये करेगा, सबको सुनेगा और सुनने के बाद आपका सबको सुनने का मौका देगा और आदेश देगा। तो आदेश आपको याद रखना है कि जो अपील आपका अधिकरण आदेश देगा तो अपील दायर किए जाने के कितने दिन के अंदर इन्हें आदेश दे देना है, 30 दिन। देखिए खंड हम बता रहे हैं, वही खंड अंडरलाइन करिएगा, खंड 6 6 याद रखिए। यानी कि दो नियम याद रखना है। धारा 16 में अपील होगी अधिकरण के आदेश के विरुद्ध, अपील आपका कितने दिनों के अंदर होगी, 60 दिन। हाँ, पर्याप्त कारण बता देते हैं तो 60 दिन के बाद भी कर सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं ये समय नहीं है। लेकिन जब अपील हो गई तो जिस दिन अपील हुई है उसके कितने दिन के अंदर डीएम को अपील पर फैसला आदेश दे देना है, 30 दिन। 30 दिन लिखा है ना? हाँ भाई, एक मास मारिएगा 30 दिन, एक मास दिया है तो एक ही मास मारिए, एक मास। इसके बाद विधिक अभ्यावेदन का अधिकार, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है कि क्या जो माता पिता या वरिष्ठ नागरिक आपका जो मेंटेनेंस की मांग कर रहे हैं, अब यहाँ क्वेश्चन आपका उठेगा, क्या उनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ताओं द्वारा, प्लीडर द्वारा किया जाएगा कि नहीं? तो प्लीडर द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने पर पूरी तरह रोक कौन सी धारा लगाती है, 17। तो अब आप लोग बताइए भाई, आखिर अधिवक्ता जाएगा नहीं माता पिता या वरिष्ठ नागरिक का पक्ष रखने, तो ये स्वयं जाए, स्वयं न जाए तो आपका क्या करें भाई, अपने प्रतिनिधि को भेज दें, यानी कि अपनी ओर से किसी को भेजें। और आपका किसी को न भेजें तो इनकी ओर से एक भरण पोषण अधिकारी भी आ जाएगा जो इनकी ओर से मामला रखेगा। तो भाई या तो स्वयं जाएं या किसी को भेजें, या इनकी ओर से एक सहायता करेगा, इनकी ओर से लड़ेगा, वकील का काम करेगा कौन, अधिकारी, भरण पोषण। तो अगली धारा बढ़ जाइए, कौन सी धारा में आ गया, 18। मेंटेनेंस ऑफिसर पूछ सकता है कि भरण पोषण अधिकारी किस धारा में, 18 में। तो देखिए इनकी नियुक्ति कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। तो देखिए क्या करके आपका राज्य सरकार जिला समाज कल्याण अधिकारी या जिला समाज कल्याण अधिकारी के पंक्ति से अनिम्न माने इसके नीचे न हो किसी अधिकारी को, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, भरण पोषण अधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगी, नॉमिनेट कर देगी। और ये जो भरण पोषण अधिकारी हैं, यदि माता पिता इच्छा जताएं तो उनका अभिकरण में भी वकील का काम करेगा, मैंने उनकी ओर से लड़ेगा, अपील अधिकरण में भी लड़ेगा। तो जो वकील नहीं आए तो अगर माता पिता इच्छा जताएं तो कौन इनकी ओर से अभिकरण या अपील अधिकरण में इनका पक्ष रखेगा,
तो आपका भरण पोषण अधिकारी। भरण पोषण के अधिकारी कौन नियुक्त करती है? राज्य सरकार। किसको बनाया जाएगा? ये महत्वपूर्ण है। तो फिर एक बार देखिए, जिला समाज कल्याण अधिकारी या उससे पैरल, नीचे नहीं, माने उसके, हाँ, उसके नीचे नहीं, हाँ, उसके पैरल का कोई अन्य व्यक्ति बना दीजिए या उसके ऊपर का, लेकिन नीचे का व्यक्ति बनाया जा सकता है कि नहीं? नहीं बनाया जा सकता। इसके, हाँ, कहाँ ये किसकी ओर से आपका पक्ष रखेंगे? माता पिता वरिष्ठ नागरिक। कहाँ रखेंगे पक्ष? अधिकरण में कि अपील अधिकरण में कि दोनों जगह? मैंने धारा 7 वाला आपका अधिकरण में कि धारा 15 वाली अपील अधिकरण में कि दोनों जगह रखेंगे? तो क्या लिखा गया है बैरक में? दोनों जगह। अब आ जाइए वृद्धा आश्रम, अब आसान आ जाएगा, अब आपका कुछ है नहीं कानून में। अध्याय 3 वृद्धाश्रमों की स्थापना। तो धारा 19 कि राज्य सरकार वृद्धा आश्रम बनाएंगी, यानी कि ओल्ड एज हाउस बनाएगी, और इसमें आपका प्रत्येक जिले में कम से कम एक तो वृद्धाश्रम रहे ही। हाँ, बेड पूछ सकता है कि एक वृद्धाश्रम कितने बेड का कम से कम होना चाहिए? 150 लिखिए, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। कितने का होना चाहिए? 150। और जो लोग निर्धन हैं उनको क्या किया जाएगा? यहाँ रखा जाएगा। तो निर्धन कौन है? इंडिजेंट कौन है? ये किसको रखा जाएगा? जो वृद्ध व्यक्ति, माता पिता इत्यादि क्या है? निर्धन है। तो निर्धन कौन होगा? इसका निर्धारण कौन करेगी? राज्य। तो बताइए कितने बेड का वृद्धाश्रम बनेगा? कम से कम कितना? कौन आपका बनाएगी? राज्य सरकार। किसको रखा जाएगा? निर्धन, यानी कि इंडिजेंट जो है। अब यही सीपीसी में आपका कोरिलेट करना है, माने यही सीपीसी में एक क्वेश्चन बनता है, खूब बिहार में ही बना था, कि निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद, सूट बाई इंडिजेंट पर्सन। आदेश 33 में है, बिहार में बना भी था, अच्छे से तैयार रखिए। निर्धन कौन माना जाएगा? तो जिसके पास अगर कोर्ट फीस निश्चित है, तो जिसके पास कोर्ट फीस देने का भी पैसा नहीं है। अगर कोर्ट फीस निश्चित नहीं है, तो जिसके पास कितने से अधिक की रकम का संपत्ति नहीं है? 1000। रट कर जाए, कितने से रकम? यही पूछा गया था बिहार में, रकम 1000 या उससे कम रखता है पैसा, और कोर्ट फीस कितनी लगेगी ये डिसाइड नहीं है, तब वह व्यक्ति सीपीसी में क्या माना जाएगा? निर्धन, अकिंचन, लीगल भाषा में क्या? इंडिजेंट। इंग्लिश वर्जन याद रखिए, इंडिजेंट माना जाएगा। कौन सा आर्डर का कौन सा रूल? आदेश 33 का नियमन। बिहार में आया था, यूपी में आ सकता है। तो यहाँ निर्धन का निर्धारण कौन करेगी? राज्य सरकार। अगला देखिए आपका, अब अध्याय 4 वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा देखरेख के लिए उपबंध। तो वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा, तो जो भी सरकारी अस्पताल हैं या अर्ध सरकारी हैं, यानी कि जो सरकार से पैसा लेते हैं, वे वरिष्ठ नागरिकों को, यानी कि 60 या 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को आपका कह सकते हैं कि ये बिस्तर प्रदान करेंगे कि नहीं? प्रदान करेंगे। इनके लिए अलग बिस्तर रखेंगे कि नहीं? रखेंगे। अध्याय 5 आ जाइए, वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की क्या कराया जाए? रक्षा कराया जाए। अब छोटी छोटी धाराएं हैं, देखिए आगे। 21 में है वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रचार जागरूकता आदि का कार्य। तो कौन खूब प्रचार करे? कि इसका प्रचार कानून का किया जाए। सीनियर सिटीजन, माता पिता का भरण पोषण करें। बच्चे, नातेदार टेलीविज़न से, रेडियो से, अखबार से, पोस्टर लगाकर, बैनर लगाकर, सोशल मीडिया से। ये किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की? दोनों। राज्य सरकार। बस एक लाइन याद रखना है, कौन सा? स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद धारा 22 प्राधिकारी जिन्हें इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए विशिष्ट किया जा सकेगा, छोड़ दीजिएगा। 23 आपका कतिपय परिस्थितियों में संपत्ति का अंतरण शून्य होना, यहाँ पूछ सकता है, वाइडेबल होगा।
नहीं, आपका शून्य होगा, लेकिन मांग करेंगे तब तो शून्य होगा। ऐसे थोड़े शून्य हो जाएगा। देखिए आपका, ठीक है, अंतरण शून्य होगा, लेकिन आपका फिर एक बार देखिए वो आगे चलकर शून्य होता है। देखिए, अगर किसी माता पिता से संपत्ति आप मैंने कुछ दशाओं में अभी हम बताएंगे, पहले संविदा अधिनियम देखिए, क्योंकि यहाँ जो हम मैंने आपको पढ़ना है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट से भी कोरिलेट करके आपको पढ़ना होगा। एकदम कॉन्ट्रैक्ट में शुरुआती दौर से मैं चल रहा हूँ। धारा 10 ये बताती है संविधान नियम की कि कौन से करार संविदाएं होंगी, यानी कि कौन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा। तो पहला पॉइंट है कि जो करार के पक्षकार हो कॉम्पिटेंट हो, सक्षम हो। दूसरा, उनकी जो कंसेंट या सम्मति हो, क्या हो, स्वतंत्र हो कि परतंत्र हो। स्वतंत्र हो यानी कि स्वैच्छिक सहमत। सम्मत की परिभाषा धारा 13 में दी गई है। स्वतंत्र सम्मत की परिभाषा 14 में। अगर सम्मत 15 में कोर्सन या प्रपीड़न, 16 में असम्यक असर, 17 में क्या कपट, 18 में मिथ्या व्यपदेशन, या 20, 21, 22 में भूल के उपबंधों के अधीन पाई गई है, तो क्या ये स्वतंत्र सम्मत मानी जाएगी कि नहीं? नहीं। तो बताइए, 15, 16, 17, 18 का वायलेशन, ये वायलेशन करके की गई संविदा शून्य होती है कि शून्यकरणी? शून्यकरणी। यानी कि अगर गुरु ने चेला की इच्छा को दबा दिया, 5,000 रुपया फ्री में ले लिया, तो चेले के पास दो विकल्प हैं, या तो कोर्ट में जाकर संविदा रद्द करवाए, या शांति से बैठा रहे। तो यही जैसे ही विकल्प आएगा, वैसे ही मैं बता दूं, वह हमेशा याद रखे, बिहार जे में भी प्री में इस बार आया था कि वैसे ही वह कॉन्ट्रैक्ट शून्य नहीं, शून्यकरणी, अंत में शून्य घोषित किया जाता है न्यायालय द्वारा। तो अगर माता कोई व्यक्ति जानता है कि आपका ये संपत्ति है, इसी संपत्ति से मेंटेनेंस होगा, और वही संपत्ति खरीद लिया जानबूझकर, अनजाने में नहीं, क्या करके, जानबूझकर, तो ये माना जाएगा कि उसने संपत्ति प्रपीड़न करके खरीदा है। 15 वाली कॉन्ट्रैक्ट में 16 में क्या डालकर, असम्यक असर, उपधारणा कर ली जाएगी, और 17 में क्या करके, फ्रॉड। और माता पिता के विकल्प पर यह शून्यकरण होगा। न्यायालय माता पिता के विकल्प पर इस संविदा को क्या घोषित कर सकता है? शून्य। शून्यकरणी संविदा अंत में शून्य घोषित होती है। तो वही बात आपका किस सेक्शन में बताई गई है? 23 में। अब देखिए 23 सही रहेगा। देखिए आपका सेक्शन 23 देखिए, कतिपय परिस्थितियों में संपत्ति के अंतरण का शून्य होना। तो जहाँ कोई वरिष्ठ नागरिक जिसने इस अधिनियम के आरंभ के पश्चात, तो आरंभ करवा दीजिए, यूपी में कब से ये कानून लागू हुआ? तो 2012 से, 25 नौ ना, 25 सितंबर 2012। तो यानी कि धारा आपका जो 23 लागू होगी, इसका प्रभाव लिख लीजिए बैरक पर। भूतलक्षी है कि भविष्यलक्षी की, दोनों? तो भूतलक्षी नहीं है, केवल क्या है, भविष्यलक्षी। देखिए सोमवार को ही पढ़ाना पड़ेगा, दिक्कत आ रही है अब। हाँ, दो चार सेक्शन है, लेकिन अब वैसे तो सेक्शन बताना अलग बात है भाई, लेकिन समझाना और कोरिलेट मेन है कि कोरिलेशन। संविधान नियम में जितना हमने धारा बताई, जाकर देखिए, बिहार में 2 क्वेश्चन बना, यूपी में 1 क्वेश्चन। यानी कि प्रयास ये करिए कि इस समय कोरिलेशन जो भी हो रहा है बेरेक्ट पर आप लिखिए, और वहीं काम कर, तो आपका सोमवार को क्लास चलेगा भाई। थोड़ा बहुत अब दिक्कत आ रही है बोलने में भी, इससे अच्छा है कि बंद किया जाए। तो सोमवार को आपका माइनर में नया माइनर शुरू होगा, बता दें भाई, पढ़ कर आइएगा। हाँ, छोटा देख लेते हैं कौन कानून है, उसी को उठाया जाए, क्योंकि ये तो आपका पढ़ा दिया जाए तब लिखवाया जाएगा।
हाँ, महिलाओं के कार्यस्थल पर आपका शोषण जो है, यानी कि संरक्षण, विशाखा का केस पढ़कर आइएगा। जो आर्टिकल 21 में विशाखा का केस है, उसी में गाइडलाइंस दी गई, और उस नहीं, हाँ, विशाखा का जो केस आर्टिकल 21 में है वो पढ़ कर आइएगा, उसी पर आधारित है कानून। तो अभी लिखवाया 2-3 दिन बाद जाएगा, अब हो जाए कानून तब रोका जाएगा, माइनर तब लिखवाया जाएगा।